हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। इसमें हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इसमें देखिए जो आपका इसका अध्याय 3A है और धारा आपकी 11A से लेकर 14 तक है, वो सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसके आगे हम दोस्तों यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें आपका मुख्य रूप से देखिए धारा 15 से 31 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपका धारा 32 से 41 है। तो यानी अध्याय 4 और अध्याय 5 को इस चैप्टर में कवर किया जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से जो आपकी धाराएं हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी आसान भाषा में हमने इसको समझाया हुआ है और काफ़ी शॉर्ट में सभी धाराएँ हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप पढ़ के आसानी से एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा डीप धाराओं से नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर 4 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें ग्राम पंचायत फिर से आपकी आ जाती है। तो यहाँ धारा 15 से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए जो धारा 15 में है और धारा 15 में सीधे सीधे जो ग्राम पंचायतों के कार्य होते हैं वो दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं ग्राम पंचायतों के। तो यहाँ पर हमने टोटल जितने भी कार्य होते हैं वो दे रखा है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में यदि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है या नहीं है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखिए धारा 15 में ग्राम पंचायत कार्य है। तो इसमें देखिए कार्य कौन कौन से हैं। कृषि और कृषि का विस्तार करना, यानी ग्राम पंचायत के एरिया में यानी उसके क्षेत्र में जितनी भी कृषि युक्त भूमि है और उसमें कृषि करवाना, यानी कि कृषि के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब उपलब्ध कराना। इसके अलावा कृषि के विस्तार करना, यानी कि कोई बंजर भूमि वगैरह है तो उसका विस्तार करना, ये सब इसमें दिया गया है। दूसरा काम इसमें देखिए भूमि का विकास, भूमि का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तो ये सब कार्य भी ग्राम पंचायत करवाती है लेखपाल वगैरह से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल का आच्छादन विकास। तो यहाँ पर जल से रिलेटेड और लघु सिंचाई ये भी व्यवस्था का जो कार्य है ये आपका ग्राम पंचायत का है। इसके अलावा पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, इन सब का यहाँ पर बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन यहाँ पर है आपका, तो मत्स्य पालन करवाना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। सामाजिक कृषि वानिकी का ये भी कार्य है। लघु वन उत्पाद को बढ़ावा देना ये भी है। लघु उद्योग का बढ़ावा देना अपने ग्राम के अंतर्गत, तो ये सब काम आते हैं। इसके अलावा कुटीर और ग्राम उद्योग हो गया। ग्रामीण आवास, तो ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, यानी जो भी आपके कार्यक्रम वगैरह या योजनाएं आती हैं उसको ग्राम के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत लागू करवाना। तो क्योंकि ग्राम पंचायत कई गांव का भी मिलकर हो सकता है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत बनती है, तो ग्राम पंचायत कई गाँव को भी देखती है। तो हर गाँव में ये जो सुविधाएँ आती हैं उसको लागू करवाया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। पेयजल की व्यवस्था करना, जैसे आवास स्थलों पर हो गया और कहीं कहीं आपका जैसे पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, इन सब के लिए जो है सरकारी नल जो लगाए जाते हैं, ये सब की व्यवस्था। इसके अलावा कई अन्य तरीकों से यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराना, ये सब ग्राम पंचायतों का काम है, जैसे कुआं, तालाब, ये सब। इसके अलावा मरम्मत भी यही कराती है इन सब का। ईंधन और चारा भूमि का भी यहाँ पर प्रबंध करना ये ग्राम पंचायत कार्य है। सड़क, पुलिया, नौका घाट, जल मार्गों का अनुरक्षण करना। ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी ग्राम पंचायत का मेन काम है। तो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर जो है सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों कार्यक्रमों का विकास और उन्नति और उनका अनुरक्षण करना। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आपके आते हैं, तो ये भी कार्य इनका रहता है। गरीबी उपशमन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय आते हैं, यानी शिक्षा की व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो यदि गांव में कोई विद्यालय नहीं है तो विद्यालय की स्थापना करवाना वगैरह ये सब कार्य रहता है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा ये सब भी उपलब्ध कराना। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। ये सब भी कार्य ग्राम पंचायतों का होता है। इसके अलावा पुस्तकालय की व्यवस्था करना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति। देखिए बहुत सारे कार्य यहाँ पर आते हैं ग्राम पंचायतों के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हर ग्राम पंचायत यहाँ पर सब काम यहाँ पर नहीं करवाती, आप सभी लोग जानते हैं। तो ग्राम पंचायतों के लिए तो बहुत सारे कार्य रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति। पंचायत क्षेत्रों में मेले, बाजार और हाटों का विनिमय, यानी बाजार जो लगता है, मेला जो लगता है, इन सब का जो विनिमय करता है, यानी कि देख रेख, ये सब ग्राम पंचायतों के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाना, ये सभी ग्राम पंचायतों का कार्य है। परिवार कल्याण हो गया, आर्थिक विकास के लिए योजना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रसूति और बाल विकास योजना हो गया। इसके अलावा समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी हो, ये सब
जो है इसकी व्यवस्था भी करवाना। इसके अलावा कमजोर वर्गों और विशिष्टतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कराना, तो ये सब कार्य आता है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो गया, और जैसे इसमें आपका राशन वगैरह आता है, तो ये सब चीज़ें ये सब ग्राम पंचायत अपना करवाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सामुदायिक अस्थियों का परीक्षण और अनुरक्षण, तो ये बहुत सारे कार्य यहाँ पर है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इनमें से आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है धारा 15A। तो इसमें है योजना की तैयारी। तो एक ग्राम पंचायत हर साल पंचायत क्षेत्र के लिए विकास संयंत्र तैयार करती है और इससे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे तारीख से पहले प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी। यानी एक योजना बनाती है ग्राम पंचायत जो होती है कि हमको अपने ग्राम में ये चीज़ें करनी है, तो उसके लिए योजना की तैयारी आपकी धारा 15A में दी गई है। नेक्स्ट आपकी जो धारा है ग्राम कार्य जो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं, और राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्य होते हैं वो अधिसूचना द्वारा यहाँ ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए दिए जा सकते हैं कि अपने गांव में ये कार्य आप करवाइए। नेक्स्ट यहाँ पे है अधिकार क्षेत्र के बाहर, 16A में है अधिकार क्षेत्र के बाहर संगठन आदि के लिए योगदान करने की शक्ति। तो यहाँ पर है ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ऐसे संगठन संस्थानों कार्यों के लिए इतनी राशि योगदान कर सकती है जितनी राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश की अनुमति दे सकती है। यानी बाहर ये अपना अनुदान दे सकती है कौन? ग्राम पंचायत आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद, यहाँ पर जो है धारा 17 है सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों और अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायतों की शक्ति। तो ग्राम पंचायत के पास उत्तरी भारत हो गया जल निकासी अधिनियम 1873 की धारा 3 की उपधारा फर्स्ट में नहरों के अलावा सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों पर नियंत्रण जो उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित है कि निजी सड़क नहीं है या जलमार्ग और राज्य सरकार, जिला पंचायत या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में नहीं है, उसके रख रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक चीज़ें कर सकती है। यानी सड़कों का पूरा यहाँ पर और जलमार्गों की बात की गई है, उस पर नियंत्रण और उसके निर्माण का कार्य इनका रहता है। यदि उस पर बाहर से किसी क्षेत्र के अंतर्गत वो नहीं आती है, मतलब बाहर से कोई अधिकारी उसकी देखरेख नहीं करता है, किसी जैसे डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो नहीं आती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वच्छता में सुधार, तो ये धारा 18 के अंतर्गत है स्वच्छता में सुधार। नेक्स्ट यहाँ पर है आपकी धारा 19 स्कूलों अस्पतालों का रखरखाव और सुधार। तो इसमें देखिए स्कूलों और अस्पतालों का रखरखाव और सुधार भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायत ऐसे नियमों के अधीन जो शिक्षकों, पाठ्यक्रम, रोजगार और योग्यता स्कूल की देखरेख के संबंध में निर्धारित किए जा सकते हैं, भवनों, फर्नीचर सहित मौजूदा प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव करेगी। यानी उस विद्यालय के अंतर्गत जो भी जरूरी चीज़ें होगी उसको उपलब्ध कराएगी ग्राम पंचायत। इसके अलावा नए स्कूल की स्थापना, रखरखाव, ये भी कार्य इनका रहता है। ये धारा 19 में अलग से भी दिया गया है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा 20 में है ग्राम पंचायतों के समूह के लिए प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, सड़क या पुल की स्थापना। तो ये सब अलग से धारा 20 में भी दिया गया है। ग्राम पंचायत किसी समूह के पास कोई प्राथमिक विद्यालय या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी अस्पताल या औषधालय नहीं है, तो अपने समाज लाभ के लिए सड़क पुल की आवश्यकता है, वहाँ ग्राम पंचायतें यदि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो मिलकर काम करेंगी। ऐसे स्कूल, अस्पताल और औषधालय की रखरखाव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई वहाँ का अधिकारी वगैरह है जो उनके साथ मिलकर इन सब की व्यवस्था कराना, ये सब ग्राम पंचायत का कार्य रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा 21 सरकारी सेवकों की सहायता। तो एक ग्राम पंचायत यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया हो जहां तक संभव हो अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों को पालन में सहायता करेगी। यानी बाहर से कोई भी अधिकारी आता है, सरकारी सेवक कोई भी अधिकारी उसके ग्राम पंचायत में आता है, तो ग्राम पंचायत उसका सहयोग करेगी, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, वहाँ योजना लागू करवाना हो या कोई जाँच वगैरह हो, उसके लिए कोई अधिकारी आता है तो उसकी सहायता करना ये ग्राम पंचायत का कार्य धारा 21 में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व एवं सिफारिशें। एक ग्राम पंचायत उचित प्राधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कोई भी प्रतिनिधित्व, सिंचाई हो गया विभाग, सिंचाई विभाग, पटवारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, बर्खास्त के बारे में सिफारिश कर सकती है। यानी कि इसमें सिफारिशें दी गई है कि उसके जो है क्षेत्र में यानी कि उसके एरिया में कौन वहाँ पर आ सकता है या उसके लिए वहाँ पर कौन जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इस यानी सिफारिशें जो है वो ग्राम पंचायत कर सकती है धारा 22 के अंतर्गत कि इसकी यहाँ पर नियुक्ति की जाए, इस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर है धारा 23 कुछ अधिकारियों के कदाचार के बारे में जांच करने और रिपोर्ट करने की शक्ति। तो ये आपका धारा 23 के अंतर्गत है। पीडीएफ में दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से और रीड कर लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेन है कि ये जांच करना और रिपोर्ट करने की शक्ति। जैसे कोई अभी यहाँ पर अधिकारी है, क्योंकि ग्राम पंचायत में कई अधिकारी वगैरह भी कार्य करते हैं जो वहाँ पर अपना जो उनका विभाग रहता है, कई तरह के विभाग सरकारी रहते हैं, तो उनके कर्मचारी वगैरह या अधिकारी कार्य करते हैं। तो यदि उनके कार्य सही नहीं होते तो ग्राम पंचायत उनकी रिपोर्ट कर सकती है। तो जैसे आपका ग्राम चौकीदार हो गया, पटवारी हो गया, गश्ती दल हो गया, सिंचाई ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा वन चौकीदार, वन रक्षक हो गया, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो गए, गांव का पशुपालक हो गया,
इसके अलावा सरकारी विभाग का चपरासी हो गया। तो ये सब जो लोग होते हैं यदि अपने कार्य सही से नहीं करते तो ग्राम पंचायत उसकी शिकायत ऊपर रिपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे वो धारा आपकी 23 के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए धारा 24 है, स्वामियों के लिए करों और अन्य देवों की वसूली के अनुबंध करने की शक्ति। एक ग्राम पंचायत निर्धारित अनुसार अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र के संबंध में अनुबंध कर सकती है। तो ये कर से रिलेटेड आपका है धारा 24। इसके अलावा अब ये मेन आपका धारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 25 है। इसमें सचिव की नियुक्ति की बात की गई है, यानी सचिव होगा ग्राम पंचायत का एक सचिव होगा यहाँ पर आपका, तो धारा 25A में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे धारा 26, इसमें है व्यक्तिगत सदस्यों का अधिकार। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य किसी बैठक में कोई भी प्रस्ताव पेश कर सकता है और निर्धारित तरीके से ग्राम पंचायत के प्रशासन से जुड़े मामले और प्रधान और उप प्रधान से सवाल पूछ सकता है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के उनके अधिकार की बात की गई है। धारा 26 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा 27 अधिभार। प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक प्रधान या उप प्रधान ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य या संयुक्त समिति या इस अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य समिति न्याय पंचायत के प्रत्येक सरपंच, सहायक सरपंच, पंच अधिकार के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि इन पे अधिभार लगाया गया है। ये जो भी सदस्य हैं, प्रधान हो गया, चाहे ये हो गए, सरपंच हो गए, इनके ऊपर अधिभार लगाया गया है। यदि वो कार्य कोई ऐसा करते हैं जो नुकसानदायक है तो उनसे अधिभार लिया जा सकता है। ये धारा 27 के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट धारा 28 है, 28 है। यहाँ पर देखिए सदस्यों और सेवकों का लोक सेवक होना। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है या कोई संयुक्त समिति बनाई गई है, तो इस अधिनियम के तहत गठित किसी भी समिति को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के तहत एक लोक सेवक माना जाएगा। यानी कि जो भी इसके सदस्य होंगे वो एक प्रकार से लोक सेवक आपके होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको, धारा 28। नेक्स्ट यहाँ पे है धारा 28A, भूमि प्रबंधक समिति। तो ग्राम पंचायत की एक भूमि प्रबंधक समिति होगी, तो धारा 28 से ध्यान रखिएगा, भूमि प्रबंधक समिति। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन की धारा 117 के तहत ग्राम पंचायत से संबंधित या उसमें निहित धारित सभी संपत्ति के रखरखाव और सुरक्षा और पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है समितियाँ। धारा 29 के तहत इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान में किसी भी विपरीत बात के बावजूद प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी समिति या समितियों का गठन करेगी। यानी कि समितियों को गठन करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है ग्राम पंचायत को, तो धारा 29 के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संयुक्त समिति। अब यहाँ पे है संयुक्त समिति का भी प्रावधान दिया गया है धारा 30 के अंतर्गत। ये क्या है संयुक्त समिति? तो इसमें देखिए जैसे एक ग्राम पंचायत होती है, उसने अपनी समिति बनाई हुई है, तो उसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें किसी भी व्यवसाय के चलाने के उद्देश्य से या जिसमें वे संयुक्त रूप से रुचि रखते हैं उसके लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकेंगे। यानी कि 2 से अधिक ग्राम पंचायतें एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकेंगे, यानी कि दोनों के लिए वो सेम वर्क करेगी जो संयुक्त समिति बनाई गई होगी। तो ये आपका है धारा 30 में। नेक्स्ट यहाँ पर है अब चैप्टर 5 आपका स्टार्ट होता है, यानी अध्याय 5, उसमें धारा 32 आपकी आती है पहले। तो इसमें गांव की निधि की बात की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि होगी जो धारा 41 के तहत पारित आय और व्यय के वार्षिक जो होते हैं अनुमान के प्रावधानों के अधीन इसका उपयोग ग्राम सभा या ग्राम पर लगाए गए कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो ये गांव की एक निधि बनाई गई है धारा 32 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ग्राम पंचायत के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी है धारा 32 से, इसमें वित्त आयोग दिया गया है। वित्त आयोग का गठन जो होता है किया गया है किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। तो इसमें देखिए धारा 32 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर गांव की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे कौन? राज्यपाल। तो यहाँ पर जो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। धारा 32 में भी ग्राम पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति, धारा 33 के अंतर्गत है। एक ग्राम पंचायत या कई ग्राम पंचायतों जो धारा 20-30 के प्रावधानों के तहत संयुक्त हैं, उन्हें इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भूमि की आवश्यकता होती है तो पहले निजी बातचीत द्वारा भूमि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और यदि संबंधित पक्ष किसी समझौते पर विफल होता है तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में कोई भी आवेदन कर सकती है और कलेक्टर ऐसी ग्राम पंचायत के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। तो भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति किसमें है? धारा 33 में। किसको? ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा 34 है संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित। राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के अधीन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित सभी सार्वजनिक संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित होगी। यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति आपकी है एक गांव के अंदर,
एक ग्राम के अंतर्गत या एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, कई गांवें आती हैं एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति जो है वो ग्राम पंचायत की संपत्ति यहाँ पर मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि उसका जो भी अधिकार होगा वो ग्राम पंचायत के पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दावों का निपटान, धारा 35, जहां ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के बीच धारा 34 में उल्लेखित किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगी और फिर निर्णय लेगी कि उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाए या नहीं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति है और वहाँ पर वो ग्राम पंचायत की मानी जा रही कि ये ग्राम पंचायत की होगी और संबंधित व्यक्ति कह रहा कि नहीं ये सरकारी नहीं है, ये तो मेरी संपत्ति है, तो उसके लिए क्या है, दावों का निपटाना, उसका निपटान किया जाएगा कि आपकी है कि नहीं है। तो वो धारा 35 के अंतर्गत आपका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उधार लेने की शक्ति, अनुच्छेद यहाँ पर धारा 36 आपका, ग्राम पंचायत राज्य सरकार से या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ ऐसी शर्तों के अधीन धन उधार ले सकती है जो कानून द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या एक से अधिक निर्धारित की जा सकती है। इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला सहकारी बैंक या किसी अन्य ग्राम पंचायत से उधार ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर धन लेने की शक्ति दी गई है ग्राम पंचायत को, तो किसी बैंक से ले सकती है, अदर भी आपके यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनसे ले सकती है। तो ये सब उधार लेने की शक्ति सीधे ध्यान रखिएगा धारा 36 के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करों और उपकरों का अधिरोपण, तो धारा 37 में दिया गया है, ग्राम पंचायत जो कर और उपकर लगाती है तो ये पूरा आपका इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आपकी धारा 37A है और इसमें कर दर या शुल्क लगाने के विरुद्ध अपील, ग्राम पंचायत द्वारा कर हो गया दर शुल्क लगाने के खिलाफ अपील निर्धारित प्राधिकारी के पास की जाएगी। यानी कि इसमें जो कर लगाया जाता है उसके लिए है कि अपील यहाँ पर किया जाएगा जहां निर्धारित प्राधिकारी ध्यान में लाया जाता है कि कोई कर या शुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं लगाया गया है जिसे इससे लगाया जाना चाहिए। यानी कि ये जो कर वगैरह दर वगैरह है ये किसी व्यक्ति पर बिना मतलब का नहीं लगा देना चाहिए, तो इसके लिए अपील किसमें है, धारा 37 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है भू राजस्व को बकाया के रूप में वसूली योग्य कर और देय राशियाँ, धारा 37B, इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत पर लगाए गए करों और अन्य देयकर राशियों के सभी बकाया को भू राजस्व के बकाये के रूप में दर्ज किया जाएगा। यदि संबंधित ग्राम पंचायत मूल्यांकन की तारीख से 3 महीने के भीतर इस आवश्यक एक प्रस्ताव पारित करती है, बशर्ते कि जहां कोई ग्राम पंचायत 3 महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव करने में विफल रहती है तो निर्धारित प्राधिकारी बकाया करों की वसूली को भू राजस्व के बकाया रूप में अधिकृत करेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी कर जो आपके राजस्व संग्रह में जाते हैं, यहाँ पर यदि ग्राम पंचायत नहीं दे पाती है तो इसमें क्या होगा, बकाया के रूप में रह जाएगा। तो ये बकाया के रूप में रहेगा ग्राम पंचायत पर, तो ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है धारा 37C, कर दर शुल्क संशोधन, राज्य सरकार यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1954 के प्रारंभ होने और उसके बाद की अवधि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए किसी भी कर दर या शुल्क को पूरा या आंशिक रूप से माफ कर सकती है। अब यहाँ पर ये भी है कि यदि ग्राम पंचायत पे कर वगैरह जो लगा हुआ है और या बाकी है जो भी है तो इसको या तो माफ़ कर सकती है या कर को हटा सकती है। तो ये सब जो है धारा 37C के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मृत्यु की वसूली, निधियों और खातों की अभिरक्षा, ग्राम पंचायत जैसा कि निर्धारित है पंचायत करों और देय राशि की वसूली, उसके धन की अभिरक्षा और खातों के रखरखाव की व्यवस्था करेगी। तो यहाँ ग्राम पंचायत जो भी कर अपने लगाती है उससे धन की जो प्राप्ति होती है उसकी रक्षा अभिरक्षा ये सब करेगी, धारा 38 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर है न्याय पंचायत के व्यय का ग्राम निधि पर भार होना, न्याय पंचायत का व्यय ग्राम निधि या मंडल में शामिल ग्राम पंचायत की गांव की निधि से ऐसे अनुपात में लिया जाएगा जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो धारा 39 में क्या है, जो आपकी न्याय पंचायत होती है इसके खर्चे के लिए भी चाहिए तो वो गांव जो ग्राम पंचायत की निधि होती है उसी से इसको दिया जाता है। तो ये इसमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है लेखा परीक्षा, धारा 40 में लेखा परीक्षा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के खातों का ऑडिट हर साल 2 बार या इस तरह से 3 बार ऐसे शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा, निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेखा परीक्षा है, लेखा परीक्षा मतलब वही ऑडिट है, सब क्या आया, खर्चा हुआ, कहाँ से कर आया, कहाँ पर खर्चा हुआ, ये सब चीज़ें हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो वो धारा 40 के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्राम पंचायत का बजट, प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से निर्धारित किया जाए अगले अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी। यानी कि एक प्रकार से ये आपका गांव का बजट इसको कह सकते हैं या ग्राम पंचायत का बजट कह सकते हैं। जिस तरह आपका राज्य का बजट होता है, केंद्र का बजट होता है, उसी तरह गाँव का बजट होता है, वो आपका धारा 41 के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का बजट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो धारा आपकी है 41, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों ये टोटल 41 यहाँ पर धाराएं हो गई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग धारा जो पढ़ेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा,
जो इसके बाद वाली धाराएं हैं, तो इसमें जो अध्याय आपका आएगा, तो इसमें देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर तक पढ़ा अध्याय 5 तक और धारा 32 से 41 तक। अब नेक्स्ट हम लोग न्याय पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। धाराएं ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपी में न्याय पंचायत यहाँ पर चलता नहीं है, तो यहाँ पर केवल इसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद जो मेन धाराएं आपकी स्टार्ट होंगी, यहाँ पर बाह्य नियंत्रण में कुछ धाराएं हैं, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 में शक्ति और प्रक्रिया में कुछ धाराएं हैं और चैप्टर 9 में कुछ धाराएं होंगी। तो ये धाराएं आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाली जो धाराएं हैं वो सभी आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन कीजिए और उसके बाद जब ये आती हैं तो उसका भी पढ़ लीजिए। तो इस तरह आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो धाराएं आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है और मेन धाराएं आप एक जगह लिख लेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।